द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 11th के पहले चैप्टर्स, पहली यूनिट का पहला चैप्टर्स जो है भौतिक जगत एवं मापन, इसकी शुरुआत करते हैं। पहला यूनिट है आपका भौतिक जगत एवं मापन, जिसमें आपका पहला अध्याय है भौतिक जगत। भौतिक जगत में सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, और भौतिक विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि विज्ञान क्या है। आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे कि विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानने के पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। विधन ज्ञान, विधन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। देखिए विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है और एक विशिष्ट ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान का मतलब उसके रूप रंग आकार, किसी वस्तु के रूप रंग आकार आकृति, इस सब के बारे में जो ऊपरी ऊपरी दिखता है, सतही ज्ञान को ही हम सामान्य ज्ञान कह देते हैं। वह एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसके बारे में उतना जानता है। जैसे आपका एक मोटर गाड़ी है, तो उसको किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बोलेगा कि मोटर गाड़ी है, ये कार है, ये जीप है, ये ट्रैक्टर है, ये बैलगाड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी है। ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अगर हम किसी गाड़ी के बारे में, जैसे कार के बारे में, मारुति के किसी भी कार के बारे में, अल्टो के बारे में, अल्टो 800 के बारे में अगर हम पूछ दें कि उसका इंजन कितने 100 सीसी का है, तो उसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमको बहुत सारे उसके स्पेसिफिकेशन, उसके गुण हमको नॉलेज होने चाहिए। तो वो स्पेशल ज्ञान है, स्पेसिफिक नॉलेज है, उसी को हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। तो सामान्य और विशिष्ट ज्ञान में अंतर यह है कि विशिष्ट ज्ञान जो होता है वो क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके हमको विज्ञान पढ़ना है तो विशिष्ट ज्ञान यानी किसी भी घटना के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? यानी क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अन्यथा वो जनरल नॉलेज हो जाएगा, समान ज्ञान हो जाएगा। अगर वह क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुसंगठित नहीं है तो वो फिर जनरल नॉलेज यानी समान ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर वह क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो विशिष्ट ज्ञान है। ठीक है ना? उसको हम एक एक क्रम से और व्यवस्थित रूप में हम पढ़ते जाते हैं और उसका ज्ञान का अर्जन करते जाते हैं। बाकी तो सामान्य ज्ञान तो सब लोग जानते हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी सामान्य ज्ञान पता है कि कौन क्या है, कैसे है। ये जब हम लोग उसमें गहराई में जाते हैं तो वो विशिष्ट ज्ञान बन जाता है, और विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। अब आता है कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? यही हमारा भौतिक जगत अध्याय है, और इसमें भौतिक विज्ञान सबसे पहले हमको पढ़ना है कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान के बारे में कहा गया है कि भौतिक विज्ञान ग्रीक शब्द जो है फ्यूसियस से फिजिक्स बना है। ग्रीक शब्द है फ्यूसियस, उसे क्या बना है? फिजिक्स बना है, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो पहले जो है भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था, प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी पहले जाना जाता था। ठीक है। क्यों जाना जाता था? क्योंकि उसका ग्रीक भाषा में उसका अर्थ ही होता है प्रकृति, नेचर। तो भौतिक विज्ञान को पहले किस नाम से जाना जाता? प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अब चूंकि पहले प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था, तो उसमें जो अध्ययन है वो अभी किस तरह से किया जाता, किसका अध्ययन किया जाता था? जाहिर सी बात है प्रकृति का, नेचर का।
तो उसकी परिभाषा, जो प्राचीन परिभाषा थी, वह कुछ इस तरह से दी गई थी कि भौतिक विज्ञान जो है वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब कहेंगे प्रकृति, तो भाई प्रकृति में सारी चीजें, नदियां, जल, तालाब, पहाड़, झील, झरने, आकाश, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी तारे, उपग्रह, ये सब प्रकृति हैं। इनका अध्ययन ही पहले क्या कहलाता था? प्रकृति विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहलाता था। ये प्राचीन परिभाषा थी, पहले की परिभाषा थी। ठीक है, इसमें किसका किसका अध्ययन करना था? बादल का बनना, बारिश का होना, आंधी का आना, ग्रहों की गति के बारे में बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते गए, विकास करते गए, और आगे चल करके भौतिक विज्ञान की नवीन परिभाषा दी गई। ये नवीन परिभाषा कब दी गई? जब भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन ने, बहुत बड़े भौतिकविद थे, और उन्होंने यह बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, या ये कह लीजिए कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है। उन्होंने ये कहा कि ये जो द्रव्यमान है, जिस वस्तु में द्रव्यमान है उसमें ऊर्जा है। कभी भी वह द्रव्यमान जब खत्म हम करेंगे, जब उस द्रव्यमान को खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि वह ऊर्जा है, लेकिन जब चाहे तो हम उस द्रव्यमान को किसी प्रोसेस के द्वारा हम ऊर्जा में तब परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए डीजल है, डीजल का द्रव्यमान होता है, लेकिन जब उसको आप डीजल इंजन में डाल देते हैं तो वह किस में बदल जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। उसी तरह से पेट्रोल है, पेट्रोल को जब हम पेट्रोल इंजन में डाल देते हैं यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। बहुत सारा ऊर्जा का कन्वर्सेशन होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, लेकिन ऊर्जा द्रव्यमान में कैसे बदलती है, ये भी जानना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप स्वयं हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब आप पैदा हुए थे, या एक जो बच्चा है वो पैदा होता है तो कितना छोटा होता है, कितने किलो का होता है? बहुत होता है तो 1-2 किलो का होता है, मतलब 1-2 किलो, सॉरी 1-2 किलो का नहीं, मतलब 2.5 से 3, 3.5 किलो, मैक्सिमम 4 किलो का होता है। तो 3 किलो का, 2.5 किलो का बच्चा 20 साल बाद 40 किलो, 30 किलो, 45 किलो, 50 किलो का हो जाता है, 60 किलो का हो जाता, कुछ तो और मोटे हो जाते हैं। तो ये कहाँ से उनका द्रव्यमान, उनका वजन कहाँ से बढ़ा, उनका मास कहाँ से बढ़ गया भाई? उनका मास बढ़ा है जो वो खाना खाए हैं ना, उससे जो जैविक भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं उससे जैविक ऊर्जा मिलती है। तो भोज्य पदार्थ अब 20 साल कितना खाना खाए, उससे जितनी जैविक ऊर्जा मिलती गई, धीरे धीरे आपका वह ऊर्जा बदलती गई किसमें? द्रव्यमान में, और आपका द्रव्यमान बढ़ता चला गया। तो इस तरह से आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अब वहीं से भौतिक विज्ञान की परिभाषा बदल गई, और भौतिक विज्ञान का जो आयाम है, क्षेत्र है, एरिया है, वो भी बदल गया। तो नई परिभाषा क्या दी गई भौतिक विज्ञान की? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान के बीच अन्योन्य क्रियाओं व उनके आपस में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है या उनका एक दूसरे के रूप में रूपांतरण होता है, उसी का अध्ययन किया जाता है। अब सोच लीजिए, और इनका समीकरण था आइंस्टीन का E = mc²। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत गहराई से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी जो इसकी नवीन परिभाषा हो गई, प्राचीन परिभाषा हो गई, तो भौतिक विज्ञान मतलब समझ रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये तो परिभाषा की बात होती है। थोड़ा सा व्यवहार में समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक क्या है। देखिए, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
इन पांचों संवेदी अंगों या ज्ञानेंद्रियों से जितनी भी वस्तुओं को महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, वही सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जो चीज़ दिखता है वो भौतिक है, जो सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है, वो भौतिक है, जिसको हम छू सकते हैं, अपने त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, वो भौतिक है, जिसकी आँच जैसे उष्मा है ना, उस उष्मा को हम महसूस कर सकते हैं अपने त्वचा से, तो वो भी भौतिक है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं और पदार्थों के या क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये परिभाषा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकली व्यवहारिक परिभाषा है, और ये हम लोग उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनका हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। तो यही भौतिक वस्तुएं हैं और इनका अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है, ठीक है ना। तो अब नई चीज़ जाने आप लोग, और हर बार आप लोग नई चीज़ जानेंगे। तब बात आती है कि भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना, ये हेडिंग है आपकी भौतिक जगत में। पहला तो हेडिंग है भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान आप लोगों ने प्राचीन परिभाषा पढ़ लिया, उसका नवीन परिभाषा पढ़ लिया, और उसके बाद हम लोग अब नया जो है जानेंगे भौतिक का प्रयोजन और उत्तेजना। क्या जानेंगे? भौतिक का प्रयोजन और उत्तेजना। देखिए, किसी का प्रयोजन मतलब होता है पूर्व योजना। कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो उसकी पूर्व योजना बना लेते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक, कितना स्कोप है इसका, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भौतिकी का प्रयोजन क्या है। तो भौतिक के प्रयोजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें भौतिक के प्रभावों को जानना होगा कि उसके कितने प्रभाव होते हैं। और उन भौतिक के दो प्रभाव होते हैं, एक होता है सूक्ष्म प्रभाव और एक होता है स्थूल प्रभाव। स्थूल और सूक्ष्म दो प्रभाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भौतिकी को दो भागों में बांट भी सकते हैं, एक स्थूल प्रभाव का क्षेत्र और एक सूक्ष्म प्रभाव का क्षेत्र। स्थूल प्रभाव के क्षेत्र का अध्ययन जो हम करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट, यानी सूक्ष्म स्थूल प्रभाव। अब इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इसका अंतर्गत हम जिस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं स्थूल प्रभाव का, उस भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी या चिर सम्मत यांत्रिकी, ठीक है ना। तो चिर सम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स, और जिसका अध्ययन भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसमें हम सूक्ष्म प्रभाव, भौतिक विज्ञान के जो सूक्ष्म प्रभाव उनका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यानी जो है क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रभाव भौतिकी के, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थूल प्रभाव भौतिकी के, ठीक है। अब बात आप आएगी कि भाई स्थूल प्रभाव क्या है, सूक्ष्म प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थूल प्रभाव में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? देखो, भौतिकी के दो भाग हैं। जब हम भौतिकी के प्रयोजन की बात करेंगे तो हम कहना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि भौतिकी का कहाँ से कहाँ तक अध्ययन हमको करना है, उसकी पूर्व में योजना बनाई गई है कि कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है। तो भौतिकी के प्रयोजन को समझने के लिए भौतिकी के भागों को जानना जरूरी है, और भौतिकी के दो भाग होते हैं। एक स्थूल भौतिकी के दो भाग होते हैं, वह उसके दो प्रभावों के आधार पर बनाए गए हैं। पहला भाग है स्थूल प्रभाव के आधार पर जो बना है, वह पहला भाग जो है चिर सम्मत यांत्रिकी है। क्या है? चिर सम्मत यांत्रिकी, सम्मत नहीं है, सम्मत है। चिर सम्मत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरा सूक्ष्म प्रभाव का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोनों भागों का अलग अलग हम लोग, यानी अब यहीं से फिजिक्स दो भागों में बढ़ गया, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक
क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जो है भौतिकी के जो भी स्थूल प्रभाव हैं उस स्थूल प्रभाव के अंतर्गत जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। स्थूल प्रभाव में क्या क्या आता है तो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें यांत्रिकी आती है। यांत्रिकी मतलब यांत्रिकी में जितने भी यंत्र हैं उनका कैसे वो कार्य करते हैं, जितने भी इंजन हैं यंत्र हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे उनकी क्या बनावट है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, उन सब के बारे में, उनके गुणों का, उनकी रचना का अध्ययन करेंगे तो वो यांत्रिकी कहलाता है। यानी सीधा सीधा यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो यांत्रिकी है। यांत्रिकी का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत स्थूल प्रभाव के क्षेत्र में करेंगे। ठीक है। फिर आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी को भी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी में क्या अध्ययन किया जाता है कि कैसे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, कैसे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, कैसे ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, ठीक है ना, और कैसे ऊर्जा ऊष्मा में बदलता है, कैसे ऊष्मा इंजन कार्य करता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। आपके फिजिक्स में यांत्रिकी के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कक्षा 11th में ही यांत्रिकी के बहुत कई अध्यायों का अध्ययन करेंगे जिसमें अलग अलग यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का भी चैप्टर्स है, इसको खूब विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है दोलन एवं तरंगे। वह भी आपके चैप्टर्स में है कि कितने प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। दोलन पढ़ेंगे कि दोलन से दोलन की आवृत्ति आवर्तकाल आयाम पढ़ेंगे। तो ये भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर एक चीज और पढ़ेंगे, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी और स्थिर वैद्युत प्रभाव जो है वो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और वह भी किसके अंतर्गत आता है? स्थूल प्रभाव के अंतर्गत जो भाग बनाया गया है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। प्रकाशिकी में आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे। दर्पण, लेंस, प्रिज्म, ये सब प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसमें माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, मतलब सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ेंगे, दूरदर्शी भी पढ़ेंगे, प्रिज्म भी पढ़ेंगे। जितने भी प्रकाश से संबंधित चैप्टर्स हैं वह प्रकाशिकी में पढ़ेंगे, वह कक्षा 12 में है। और स्थिर वैद्युत भी पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितना भी चैप्टर्स है वो भी कक्षा 12 में है। उसमें हम वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, वैद्युत विभव पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें वैद्युतिकी में है। तो वैद्युत से संबंधित जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो वैद्युतिकी हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके ये जो है स्थूल प्रभाव है, इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? यांत्रिकी का, ऊष्मागतिकी का, प्रकाशिकी का, दोलन एवं तरंगों का और स्थिर वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। अब कहेंगे कि सर सूक्ष्म प्रभाव क्या होता है? सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? देखिए सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, जो बिल्कुल छोटा हो, दिखाई तक ना दे, इतना छोटा हो, उसका अध्ययन हम माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट का अध्ययन, इसको माइक्रोस्कोप से, मतलब सोच लो सूक्ष्मदर्शी, इसी से तो बना है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शी, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म प्रभाव है तो माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट बोलेंगे। माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट के अंतर्गत हम उन छोटी छोटी क्रियाओं का, घटनाओं का या संरचनाओं का अध्ययन करेंगे जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जैसे किसी पदार्थ के अणु के संरचना के बारे में, परमाणु के संरचना के बारे में, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये सारा जो अध्ययन करेंगे हम वह किसके अंतर्गत करेंगे? सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है ना। क्वांटम का मतलब होता है कणकी, छोटा से छोटा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या है? पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं, संरचना, गुण इत्यादि का अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? स्थूल प्रभाव में क्या आएगा? यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और स्थिर वैद्युत प्रभाव, और उसके साथ दोलन तरंगे, और भी कई चैप्टर्स हैं। स्थिर वैद्युत प्रभाव हो गया।
तो ये दोनों समझ में आ गए। भौतिकी के कितने क्षेत्र? 2 क्षेत्र, एक स्थूल प्रभाव का क्षेत्र, एक सूक्ष्म प्रभाव का क्षेत्र। इसी को हम कहते हैं भौतिकी का प्रयोजन। कभी भौतिकी के प्रयोजन पूछ देता है, कभी भौतिकी के क्षेत्र पूछ देता है, तो दोनों बातें कही है। स्कोप का मतलब होता है प्रयोजन या क्षेत्र, ठीक है। इसका कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है वही हम प्रयोजन में पढ़ेंगे, ठीक। तो भौतिकी के प्रयोजन हो गए। अब बात आती है भौतिकी में उत्तेजना। ये आपकी हेडिंग थी, भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना। भाई देखो, भौतिकी बहुत रोमांचकारी विषय है। यह इसमें इतना रोमांच है, इतना रोमांच है, इतना आश्चर्य है कि पूछो ही मत। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो आंख से नहीं दिखाई देता है, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं का अध्ययन से लेकर के और इतना भारी, इतना दूर ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र, उसके ग्रह के गतियों के बारे में, उपग्रहों की गतियों के बारे में, आकाशगंगा में उपलब्ध तमाम जो है सूर्य हैं उनके बारे में बहुत सारा अध्ययन करेंगे। जो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं से लेकर के और भारी से भारी और दूर से दूर तक के वस्तुओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करेंगे। तो रोमांचकारी हुआ कि नहीं? इसमें रोमांच है। अब कहेंगे कि सर इसमें क्या रोमांच है, इसमें क्या बात है? देखिए, इसमें रहस्य है, रहस्य है, अद्भुत घटनाओं का रहस्य है। पहले क्या होता था, लोग चंदा को क्या मानते थे? देवता मानते थे। चंद्रमा को देवता मानते थे, सूर्य को देवता मानते थे। वो एक रहस्य था। लेकिन आज हम उसको क्या मानते हैं? एक प्लेनेट मानते हैं, एक ग्रह मानते हैं, ठीक है। और उस पहले रहस्य था कि भाई सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, लेकिन आज हम लोग अपने भौतिक विज्ञान के अध्ययन से उस रहस्य का उद्घाटन कर दिए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य थे जो भ्रांतियां बन गई थी, गलत तरीके से हम लोग उसको मान्यता देते थे। जैसे चंद्रमा को देवता मान लेते थे, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा माना जाता था कि चंद्रमा पर जाना असंभव है और बहुत दूर है। लेकिन सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए चंद्रमा पे, और वहाँ से मिट्टी वगैरह लेकर के, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें लेकर के वापस पृथ्वी पर आ गए। तो जो चीज़ें हमको कभी असंभव लगती थी, उसकी बात करने पर भी कोई सोच सकता था कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे? नहीं सोच सकता था। लोग कहावतें कहते थे कि चांद तारे तोड़ करके ले आ दो। ऐसा चांद तारा तोड़ करके ले आ दूंगा क्या? मतलब असंभव काम कर दूंगा क्या? तो पहले जो चीज़ असंभव था वो भौतिकी ने क्या कर दिया? संभव कर दिया। अब हम चांद पर कई लोग गए। अपोलो मिशन के द्वारा पहली बार गए, उसके बाद भी अमेरिका ने कई एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजा और गए, उनका अध्ययन किए और अध्ययन करके वापस आए। तो जो चीज़ें इसमें रोमांच नहीं है क्या? जब वो गए होंगे तो कितना आनंद आया होगा। पूरी दुनिया टकटकी लगा करके देख रही थी, उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी कि क्या होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि रास्ते में ब्लास्ट कर जाएंगे, मर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पैर रखेंगे तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा रोमांच है भौतिकी में। बस ये है कि हम लोग थोड़ा सा अध्यापक ऐसा पढ़ाते हैं कि हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बच्चे उसी तरह से अध्यापक पढ़ाते हैं जिसके कारण जो है कि इंटरेस्ट जागृत नहीं होता है, और हम लोग धीरे धीरे जो है उससे विरक्त हो जाते हैं और सोचते हैं भौतिकी बहुत बोरियत विषय है। बोरियत विषय नहीं है, भौतिकी बहुत इंटरेस्टेड विषय है। इसमें काफ़ी रोमांचकारी घटनाएँ हैं, अद्भुत घटनाएँ हैं। पता है सोखा लोग क्या करते हैं? कपूर को पानी में डाल देते हैं, जला के कहते हैं कि भाग जा भूतवा भाग जा। ऐसा नहीं है। कपूर जब पानी में डाल दिया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा जल रहा होता है, नीचे वाला हिस्सा गल रहा होता है। तो जब नीचे वाला हिस्सा गल रहा होता है तो उसकी आकृति एक जैसी नहीं होती है। कोई हिस्सा ज़्यादा गल रहा होता है, कोई हिस्सा कम गल रहा होता है। तो जहाँ हिस्सा ज़्यादा गल रहा होगा वहाँ का पृष्ठ तनाव घटेगा, बढ़ेगा, जिसके कारण एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, और वह एक सतह पर नाचने लगता है पानी के सतह पर। और वो लोग कहते हैं कि देखो हम चमत्कार कर रहे हैं।
पहले बहुत सारी मदारी आता था, वो क्या करता था, राख में जो है आग लगा देता था। वो सब लोग जानते हैं कि फास्फोरस से आग लगती है, हवा में आग लग जाती है फास्फोरस से, ठीक है। केरोसिन ऑयल में उसको इसी नाते रखा जाता है कि जैसे वो हवा के संपर्क में आएगा जल उठेगा। तो बहुत सारी बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी जिनका विज्ञान ने खंडन किया है, भौतिक विज्ञान ने स्पेशली खंडन किया है। तो इसमें रहस्य तो है, रहस्य का उद्घाटन करने वाला विज्ञान है, रोमांच उत्पन्न करने वाला विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके नियमों के आधार पर नए नए आविष्कारों का भी हम क्या किए हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप इंजन का आविष्कार हुआ है, घड़ी का आविष्कार हुआ है, नाव का, जहाज का, कंप्यूटर का, सेलफोन का, मतलब A to Z आप अपने आसपास जितना भी सुख सुविधा का वस्तु देखते हैं वो कहीं न कहीं टीवी, LED, LCD जो भी है, मोबाइल, सेलफोन मतलब हर एक चीज़ भौतिकी ने ही दिया है हमको। तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें उत्तेजना तो ही है, एक्साइटमेंट है, ये उत्तेजना है, रोमांच है। तो हमारा अगला हेडिंग था भौतिकी में उत्तेजना। तो भाई देखो, भौतिक एक उत्तेजक विज्ञान है, यह बार बार उत्तेजना उत्पन्न करेगा क्योंकि इसमें सूक्ष्म कणों से लेकर के आकाशीय पिंडों का अध्ययन सम्मिलित है। भौतिक विज्ञान में रहस्य, रोमांचकारी, अद्भुत घटनाओं का पता लगाया जाता है कि क्यों घट रही है। फिर इसके नियमों के आधार पर नए आविष्कारों का जन्म होता है, और नए आविष्कारों का जन्म होता है उसमें भी रोमांचकारी घटनाएं घटी और नए आविष्कार बन गए। जैसे भाप इंजन का आविष्कार कैसे हुआ, जेम्स वाट बैठे थे और खाना बन रहा था, पतीली कूद रही थी, भाप अंदर बन रही थी और जो पतीला रखा था वो बार बार भाप उसको उठा दे रही थी, बार बार वो पतीली ऊपर जाती थी, गैस निकलता था, भाप निकलता था और फिर नीचे आती थी, मतलब पतीली कूद रही थी। इनके मन में उत्तेजना हुई और इन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने पतीली पे एक छोटा सा वजन रख दिया कि अब देखें तुम कैसे कूदती हो। फिर भी पतीली कुछ देर के बाद कूदना चालू कर देती है। फिर इन्होंने थोड़ा सा और वजन बढ़ा दिया, कहा कि अब कूदो। फिर भी उसके बाद भी जो है जब भाप तेज बनी अंदर, फिर कूदने लगी। तो इनके मन में वो उत्तेजना आई और फिर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि जो भाप है इसमें एक शक्ति है और यह कार्य कर सकती है। तो भाप कार्य कर सकती है यह उनके दिमाग में आ गया और उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। यानी उन्होंने एक चीज को खोज लिया कि ऊष्मा से हम भाप उत्पन्न कर सकते हैं और फिर उस भाप से हम कार्य करा सकते हैं। यानी किसी वस्तु को हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल लगा करके उठाते हैं तो बल गुणे जो विस्थापन किए हैं तो वह कार्य ही तो हुआ। वही पतीली पर वजन रखा है और उस पर नीचे से भाप बल लगा रहा है और बल के दिशा में ही कुछ ऊपर उठा दे रहा है, यानी विस्थापन कर दे रहा है, तो कार्य हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने यह चीज़ ज्ञात कर लिया, वह यह चीज़ पता लगाया कि भाई देखो ऊष्मा जो है ना उसको किस में बदल सकते हैं, कार्य में बदल सकते हैं। और भाप में शक्ति होती है, भाप भी कार्य कर सकता है। और उन्होंने फिर भाप इंजन का आविष्कार किए थे। पेंडुलम घड़ी उसी आधार पर बनाई गई। तो इस तरह से घड़ी का आर्किमिडीज जो थे, आर्किमिडीज क्या थे, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। वो बाथ टब में नहा रहे थे। तो वो देखे कि जब हम बाथ टब में मतलब कूद रहे हैं या जा रहे हैं तो जितना हमारा शरीर अंदर जा रहा है उतना पानी बाथ टब से बाहर है। पूरा पूरा एकदम भरा हुआ बाथ टब था, उसमें वो नहाने गए तो देखे कि जैसे जैसे शरीर उनका बाथ टब के अंदर जा रहा है तो वो पानी जितना उनका शरीर जितना है उतना पानी बाहर जा रहा है और उनके शरीर पर पानी जो है बल लगा रहा है। तो फिर उन्होंने एक प्लवन का सिद्धांत दे दिया और उस प्लवन के सिद्धांत के आधार पर आज हम नाव, चाहे पानी का जहाज हो चाहे एरोप्लेन हो, वो भी तो हवा में तैरता है, प्लवन करता है। तो वो प्लवन के सिद्धांत पर ही नाव और जहाज की खोज हो गई। ठीक है। फैराडे ने एक घटना को अपने जीवन में देखा जिससे उन्होंने मोटर का आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद कंप्यूटर, सेलफोन और तमाम चीज़ें खोजी गई। तो हर एक आविष्कार के पीछे एक कहानी होती है, रहस्य होता है और उस रहस्य को जो सबसे पहले जान लेता है वह आविष्कार कर देता है। उस रहस्य का उद्घाटन जो कर देता है वह उसका आविष्कर्ता माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया
भौतिक विज्ञान क्या है, कैसा विज्ञान है, उत्तेजक विज्ञान है, उत्तेजना का विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान में दो प्रयोजन और उत्तेजना हो गया। अब अगली हेडिंग है भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। तो देखिए, ये आप लोग की एक शिकायत होगी कि ये हमको नोट दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको ये नोट फोटो खींच करके पूरा ये जो नोट्स है शुरू से लास्ट तक हर क्लास का मैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को पहुंचा दूंगा, और आप लोग कमेंट में अपना नंबर दीजिएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। ये पूरा नोट्स आपके काम आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, इसका फोटो एकदम पीडीएफ फाइल बना करके मैं आपको दे दूंगा। चाहे पीडीएफ में चाहिएगा पीडीएफ में ले लीजिएगा, बाई फोटो चाहिएगा फोटो ले लीजिएगा। उसको आप कहीं भी साइबर कैफे वाले के पास जा करके उसको प्रिंट करा लीजिएगा। और ये सबसे इफेक्टिव नोट्स है, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल नोट्स है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में है, आपकी भाषा में है। फिर आता है अगला हेडिंग भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी व समाज। भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समाज, ये तीनों में क्या संबंध है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, जुगाड़। टेक्नोलॉजी को हम अपने भाषा में जुगाड़ बोल सकते हैं। तो कोई भी काम हमको जो कठिन लगता है उसको आसान बना देने वाला जुगाड़ ही टेक्नोलॉजी है। कोई भी काम जो कठिन हमको लग रहा है उसको आसान बना देने के लिए जो जुगाड़ हम बनाते हैं वही टेक्नोलॉजी है। और हम हर दिन अपने कार्यों को बहुत सरल से सरल बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं। तो उसी को टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं, इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बात आपको समझना है कि भौतिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है। भाई, जितने भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, जितने भी प्रौद्योगिकी का जितना भी विकास हुआ है, जिन नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उन सभी टेक्नोलॉजी के पीछे भौतिक विज्ञान के नियमों का हाथ रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी बनाई गई है वह किसी न किसी नियम पर आधारित है। जैसे आपका लीवर सिद्धांत के आधार पर नए नए उपकरणों के डिजाइन बनाए गए। जैसे लीवर सिद्धांत के आधार पर आप कहेंगे कि सर कौन कौन उपकरण के डिजाइन बनाए गए, सणसी, पिलास, पेचकस, और ये आपका जो उत्तोलक जिससे भार उठाते हैं, जैसे कोई चीज़ है कोई वजन चीज़ है तो एक तिरछा उत्तोलक ऐसे वाला उत्तोलक लगा करके ऐसे उठा देते हैं। तो वह सब जितने भी डिजाइन हैं वह लीवर सिद्धांत के आधार पर, भौतिक का एक है लीवर सिद्धांत, वो आप उत्तोलक पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में किसी भी एक क्लास में उत्तोलक के बारे में अध्ययन किए होंगे। तो लीवर सिद्धांत के आधार पर 3 तरह के उत्तोलक बनाए गए। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, और उन्हीं के आधार पर कई नए उपकरणों का डिजाइन तैयार किया गया। इसके अलावा भौतिक विज्ञान का जो ऊष्मा कार्य तुल्यता का नियम था, यानी जेम्स वाट वाली बात समझ लीजिए कि ऊष्मा क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है, यानी ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, उन्होंने महसूस किया। तो ऊष्मा कार्य के तुल्य है या कार्य ऊष्मा के तुल्य है, ये बात जब समझ में आ गई, ये नियम समझ में आ गया, तो बहुत ऊष्मा इंजनों का निर्माण शुरू हो गया। ऊष्मा इंजन में भाप इंजन, जो ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं वो सब ऊष्मा इंजन है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन बनाता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन, बहुत सारे इंजन हैं जो ऊष्मा को किस में बदलते हैं, कार्य में बदलते हैं। तो ऊष्मा इंजन, तरह तरह के ऊष्मा इंजनों का निर्माण हो गया ऊष्मा कार्य तुल्यता के नियम पर। तो भौतिकी के जो नियम है, जैसे लीवर सिद्धांत है, उस पर कई तरह के उपकरण, 3-4 तरह के उपकरण बना दिए गए। फिर ऊष्मा कार्य तुल्यता के संबंध के आधार पर जो है बहुत सारे इंजन, ऊष्मा इंजन बना दिए गए। फिर अगला जो है कि अर्धचालक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अर्धचालक का बहुत ज़्यादा योगदान है। अर्धचालक, 2 अर्धचालक आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में है, पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। 2 अर्धचालकों को मिला करके डायोड बनता है, और डायोड का यूज एलईडी में होता है, एलईडी बनाने में होता है, एलसीडी बनाने में होता है। और डायोड का यूज जितना भी आप मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, उसका जो चिप होता है, आईसी होता है,
उसमें आईसी में भी डायोड का यूज होता है, डिस्प्ले में भी डायोड का यूज होता है। तो समझ लो अर्धचालक बन गया तो हम एलईडी बना लिए, एलसीडी बना लिए, और आज एलईडी डिस्प्ले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब में जो डिस्प्ले है वो एलईडी का होता है या एलसीडी होती है। तो अगर सोचो डायोड नहीं होता, अर्धचालक नहीं होता तो डायोड नहीं बनता। अर्धचालक के सिद्धांत पर अर्धचालक में कुछ भौतिकी के नियमों को लगाया गया, डायोड बनाया गया, डायोड से जो है ट्रायोड बना, ट्रायोड ट्रांजिस्टर भी बन गया। आज रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में कहीं न कहीं डायोड का यूज हो रहा है। तो अर्धचालकों की जो युक्ति बनाई गई, टेक्निक बनाई गई, उसके आधार पर डायोड बना, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी, ये सब चीज़ें बना दी गई। तो ये जो है डायोड की खोज ने भौतिकी के नई टेक्नोलॉजी का जन्म दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा काफ़ी आगे चला गया। ठीक है, पहले बल्ब बनाया जाता था तो बल्ब, लाल वाला बल्ब होता था, वो कुछ दिन में उसका तार, टंगस्टन का तार जल जाता था और ज़्यादा एनर्जी भी लेता था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेता था, 100 वाट ऊर्जा करीब लेता था 1 घंटा जलने में। और ये जो है एलईडी है, 7 वाट की एलईडी, 10 वाट की एलईडी, उससे बहुत ज़्यादा जो है दिनों तक टिकाऊ होती है, चलती है और बहुत कम एनर्जी में उतना ही लगभग प्रकाश दे देती है। तो नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। फिर आता है नाभिक विखंडन। भौतिक विज्ञान में एक नाभिक विखंडन की प्रक्रिया है, उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। नाभिक विखंडन में क्या है? नाभिक विखंडन में कोई परमाणु है, उसका नाभिक जब 2 लगभग बराबर भागों में टूटता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निर्मुक्त होती है और उस प्रक्रिया को हम नाभिक विखंडन कहते हैं। तो नाभिक विखंडन का जब हम अध्ययन कर लिए तो उसके आधार पर हम लोग परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर 2 चीज़ें खोजे। एक तो फायदे में है, परमाणु रिएक्टर जो है वह क्या करता है कि नाभिक विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा को धीरे धीरे निर्मुक्त करता है और उस ऊर्जा को हम मानव के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जैसे बिजली बनाना, तो वह ऊर्जा हम मानव के कल्याण के लिए बिजली बना करके यूज कर लेते हैं। लेकिन परमाणु बम जो है वो बहुत ही प्रलयंकारी है, विनाशकारी है। जापान और हिरोशिमा पर गिराया गया था। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। आप लोग जानते हैं कि वहाँ आज तक उसका रेडिएशन फैला हुआ है, वहाँ कोई रह नहीं सकता, वो जगह वीरान हो गया। और अगर कोई रहना भी चाहे तो उस कुछ दिनों के बाद उसकी हड्डियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें गामा रेज निकलती हैं, विकिरणें जो निकलती हैं उस एरिया में, गामा रेज वो हड्डियों को छेद देती हैं, उनकी छेद देती हैं, जिसके कारण हड्डियाँ खोखली हो जाती है, धीरे धीरे आदमी अपाहिज हो जाता है। तो इतना प्रलयंकारी है परमाणु बम। तो नाभिक विखंडन पर 2 चीज़ें खोजी गई, एक परमाणु रिएक्टर जिससे बिजली बनाई जाती है, नाभिक विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है, लेकिन एक है परमाणु बम जिसमें नाभिक विखंडन की प्रक्रिया प्रोसेस का प्रयोग करके ऊर्जा को अचानक एक साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, विस्फोट हो जाता है और बहुत सारा जन धन की हानि हो जाती है और उस पूरे भूमि को वह नष्ट कर देता है। मिट्टी में, हवा में, जल में उसके रेडिएशन फैल जाती है, फिर वहाँ पर कोई जीव जीवित नहीं बचता है। और बहुत दिनों के बाद भी, आज 50, 60, 70 सालों के बाद भी अगर वहाँ पर कोई रहने जाए, वह जगह रहने योग्य ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रेडिएशन है, वहाँ हर जगह रेडिएशन है, पानी में, हवा में, ज़मीन में, तो वहाँ इतना विनाशकारी है। तो अगला है नाभिक संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो वह भी विनाशकारी है। फिर आता है, लेकिन टेक्नोलॉजी है, आज हर एक देश अपने देश की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार बना रहा है, तो टेक्नोलॉजी की वहाँ ज़रूरत है। तो हथियार भले बना रहा, वह हथियार तो आत्म सुरक्षा के लिए बनाना ज़रूरी भी है,
लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना होना चाहिए। जब दुरुपयोग होगा तो उससे समाज और सबकी हानि होगी, मानवता की हानि होगी। तो फिर उसके बाद आता है विज्ञान के कुछ नियमों पर। हम लोग दो टेक्नोलॉजी और बनाए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक लेजर टेक्नोलॉजी है और एक एक्सरे टेक्नोलॉजी है। एक्सरे से हम लोग किसी भी टूटी हुई हड्डी के बारे में पता लगा लेते हैं कि हड्डी कहाँ से टूटी है। पहले जब हड्डी टूटती थी ना, तो उसको पता करने के लिए डॉक्टर लोग चीर करके देखते थे कि भैया कहाँ टूटी है। आज क्या है, एक्सरे कर लेते हैं, पता चल जाता है कि टूटी है कि नहीं टूटी है। कभी कभी पहले दर्द होता था, ऐसा लगता था कि हड्डी टूट गई है, तो चीर करके ऑपरेशन करते थे तो पता चलता था कि टूटी ही नहीं है। लेकिन आज क्या है, एक्सरे टेक्नोलॉजी की खोज हो गई है। हम पहले ये पता कर लेते हैं कि हड्डी टूटी है कि नहीं है, और हड्डी में अगर थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई रहती है तो उसके बाहरी ट्रीटमेंट से ही हम उसको ठीक कर लेते हैं। और अगर बाहरी ट्रीटमेंट से ठीक होने लायक नहीं रहती है तो फिर हम उसका ऑपरेशन शल्य क्रिया के द्वारा ऑपरेशन करते हैं और उसको जोड़ने के लिए प्लेट वगैरह लगा करके उसको ठीक ठाक कर देते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हड्डी अपना जुड़ जाती है और ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ ही लेजर तकनीकी का आविष्कार हुआ प्रौद्योगिकी में। यह भी फिजिक्स का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है कि कैसे लेजर बनाया जाता है, कैसे लेजर काम करता है। तो लेजर टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो जाने से हमको दो तीन चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिला। जैसे आज हम लेजर के द्वारा मानव शरीर के ऐसे ऐसे अंगों का, जैसे किडनी में पत्थर बन गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बन जाती है, वह उसको छोटा छोटे पत्थर टाइप के कण बन जाते हैं, तो किडनी में पथरी हो गई, ठीक है, ब्लैडर में पथरी हो गई, तो उसका ऑपरेशन करने पर वो अंग बहुत नाजुक होते हैं, बहुत दुर्घटना होने की संभावना रहती है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन आज लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है कि बिना ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ किए हम लेजर के द्वारा उस पथरी को गला देते हैं। लेजर के द्वारा हम उसको गला देते हैं, जिससे वो रोग ठीक हो जाता है। और कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने में लेजर काम आता है। कहीं भी शरीर के ऐसी जगह पर कैंसर हो गया है जहां ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा ऊपरी परत को फाड़ना चीरना पड़ेगा, तो हम वहां पर क्या करते हैं, लेजर बीम डाल देते हैं। लेजर बीम जाता है और जहाँ जहाँ कैंसर कोशिकाएं होती हैं उसको जला करके ख़त्म कर देता है, उनको नष्ट कर देता है कैंसर कोशिकाओं को, जिससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो उतने दूर का नई कोशिकाओं का फिर जन्म हो जाता है, घाव भर जाता है। अन्यथा कैंसर कोशिकाएं अगर रहती तो और कैंसर कोशिकाओं को बनाती जाती और वो भाग सड़ता चला जाता, क्रैक होता चला जाता। ठीक है, इस तरह से अब आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान ने प्रौद्योगिकी को बहुत कुछ दिया है। ये कहिए कि प्रौद्योगिकी का विकास ही भौतिक विज्ञान के कारण ही हुआ है। भौतिक विज्ञान के नियमों से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिससे मानवता और मनुष्य के लिए जीवन उनका सरल हो गया, मनुष्य का जीवन सरल हो गया, सुविधाजनक हो गया। जो दूरियां थीं वो बहुत नज़दीकियों में बदल गई। आज हम लोग यहाँ रहते हुए पूरे विश्व के बारे में कहाँ क्या हो रहा है वो सारी सूचनाएं संचार के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। संचार सुविधाओं का विकास हो गया है, जिससे पूरे विश्व को हम यहीं से अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यातायात साधनों का विकास हो गया है, नई टेक्नोलॉजी यातायात में आ गई है, जहाज आ गई है बहुत। अब तो ध्वनि से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक विमान आ गए हैं कि जो कि ध्वनि की से भी तेज चल रहे हैं। तो इससे जो दूरियां थी, जिन दूरियों को हम बैलगाड़ी से या पैदल कभी 6 महीने साल भर में तय करते थे, आज वो दूरियां हम 6 घंटे में तय कर लेते हैं। कई कई हजारों किलोमीटर की दूरियां हम लोग कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। कुछ मिनटों में ही जहाज और इसके द्वारा बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूरी हम तय कर लेते हैं। तो जो दूरियां हमको बहुत दूर लगता था वो आज हमारे लिए बहुत नज़दीक लगता है। ऐसा नहीं कि भौगोलिक दूरी कम हो गई है, लेकिन जो सामाजिक दूरी थी
जिस समाज से हम कटे हुए थे, जिनसे हम बहुत दूर रहते थे या उनके पास जाने आने में बहुत समय लग जाता था, उस सामाजिक दूरी बहुत कम हो गई है। लंबाई तो अभी है, भौगोलिक दूरी वही है, लेकिन जो हमारा है, हमारी पहुंच है पूरे विश्व तक हो गई है। किसके द्वारा? संचार माध्यमों के द्वारा, संचार माध्यम और यातायात के माध्यमों के द्वारा। जो नई नई टेक्नोलॉजी इसमें आई है, नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है संचार और यातायात में, तो भौगोलिक दूरी को वह कम नहीं किया है, लेकिन सामाजिक दूरी को कम कर दिया है। ठीक है, अब आता है कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी के विकास में मुख्य विकास तो आपने पढ़ लिया, भौतिकी का प्रौद्योगिकी में क्या विकास है, लेकिन प्रौद्योगिकी का भी भौतिकी के विकास में योगदान है। हम नए नए उपकरण जो खोज रहे हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी खोज लिए, दूरदर्शी खोज लिए, तो दूरदर्शी खोज लिए तो दूर के बहुत दूर जो पिंड थे जिनके बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाते थे पहले, आज उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी खोज लिए तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का आज हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं ना, इसमें टेक्नोलॉजी भी अपना रोल अदा कर रही है। जैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक विज्ञान अपना रोल अदा कर रहा है, वैसे टेक्नोलॉजी भौतिक विज्ञान को भी आगे करने के लिए नए नए उपकरण दे रही है कि लो, इस उपकरण से तुम और अच्छा काम करो और भौतिक विज्ञान को और आगे ले जाओ, और इसमें नए नए नियमों का नए नए नियम बने, नए नए नियमों की खोज हो, इसमें वो अपना योगदान टेक्नोलॉजी निभा रही है। और जितने भी आज खोज हो रहे हैं उसमें जो आधुनिक यंत्र हैं, आधुनिक मशीनें हैं, उनसे हम खोज करना हमारे लिए किसी चीज़ के बारे में जानना, खोजना और आसान हो गया है। तो ये कह लीजिए कि भौतिकी और विज्ञान दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, आश्रित हैं। भौतिकी से विज्ञान का विकास होता है, विज्ञान से भौतिकी का विकास होता है। अब कहेंगे कि सर इसमें हेडिंग जो है, तो आप लिख रहे हैं भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, तो फिर समाज कहाँ गया? देखो, भौतिकी और प्रौद्योगिकी ये दोनों मिल करके समाज के लिए कार्य करते हैं। इसका हमने लिखा है कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी मिल करके मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नए आविष्कारों, खोजों को करते हैं, जिससे मानव जीवन सरल सुविधाजनक हो जाता है। जैसे पहले हम लोगों के पास क्या था? कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना कार था, ना जहाज़ था, लेकिन क्या भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स ने मिल करके आज वो सारी सुख सुविधाओं से, जो भी उपकरण है जो सुख सुविधा हमको प्रदान करते हैं, वो दे दिया। तो हमारा जीवन तो आसान बना दिया, लेकिन समाज पर ये तो सकारात्मक प्रभाव है भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव ये है कि जहाँ भौतिक विज्ञान जीवन को आसान बना रहा है, वहीं पर वह कहीं कहीं किसी न किसी रूप में दुर्घटना का कारण भी बन रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी नई नई दुर्घटनाओं को जन्म दे रही हैं। जैसे जब बिजली नहीं थी तो कोई बिजली से मरता नहीं था, लेकिन आज बिजली है जिससे हमको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पंखा चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, फ्रिज चला लेते हैं, वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। लेकिन यही बिजली कभी थोड़ी सी भी लापरवाही से दुर्घटना का कारण बन जाती है और मृत्यु तक हो जाती है। तो हम प्रौद्योगिकी का कहीं लाभ भी है तो थोड़ा सा कहीं कहीं हानि भी है। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग हमको सोच समझ करके करना चाहिए, मानवता के हित में करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रौद्योगिकी ने परमाणु रिएक्टर को भी बनाया है, उसी प्रौद्योगिकी ने परमाणु बम को भी बनाया है। अगर हम परमाणु रिएक्टर का यूज करेंगे तो बिजली बनाएंगे, जिससे हम मानवता और मानव समाज का कल्याण कर सकेंगे। और अगर हम उसी परमाणु बम बना लेंगे, उसी प्रक्रिया का, नाभिक विखंडन का ज्ञान रख करके,
तो उससे मानवता का सर्वनाश कर देंगे, जो है प्रलय तक ला सकते हैं। तो हमें भौतिकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जो प्रौद्योगिकी के नए आविष्कार हो रहे हैं वो उससे नई दुर्घटनाएं घट रही हैं और उनका उपयोग हमको बहुत सोच समझ करके करना है, जिससे हमारा केवल फ़ायदा हो, हमारा जीवन सरल हो और किसी को कोई क्षति न पहुँचे। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का आज का पहला टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें आज हम लोगों ने एक बार फिर देख लेना है हम लोगों को कि क्या क्या पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़े हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक का प्रयोजन और उत्तेजना, भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, 3 हेडिंग पढ़े हैं। इन तीनों हेडिंग्स का जो अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा हम इसको आपको PDF फॉर्मेट में बना करके प्रोवाइड करा देंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और टेलीग्राम के भी माध्यम से, दोनों ही माध्यमों से आप जिस माध्यम से चाहेंगे इसका पूरा जो है ये नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि इससे और लोगों को लाभ हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ भी कोचिंग नहीं है वहाँ पर मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूं, उनका कुछ भला कर सकूं। और विगत 11 वर्षों से मेरा शिक्षण का व्यवसाय ही रहा है, शिक्षण का अनुभव रहा है, तो उससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है या आपके किसी दोस्त मित्र को, रिश्तेदार को फ़ायदा हो सकता है तो उसमें आप भी मेरा सहयोग करें और हम ये अपना प्रयास आगे भी करते रहेंगे। आपको पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे और अन्य विषय की भी प्लानिंग कर रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अन्य विषय भी शुरू हो जाएंगे। सारे विषयों का मुफ्त शिक्षण होगा और वो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका कोई शुल्क, कभी भी शुल्क नहीं मांगा जाएगा, ना कोई शुल्क होगा। इसके अलावा भी जो कमेंट्स में आप लोग सुझाव देना चाहते हैं, जो आप लोगों को कमियां लगती हैं, वो कमेंट में बताइएगा। उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।